तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्शन और आपको दो तरह के प्रोडक्शन के पार्ट हो सकते हैं। एक प्रोडक्शन का पार्ट ये हो गया जिसमें आप मान के चलिए एक 50 केजी का आपने मसूर दाल का बोरा लाया और आप उसको आधा आधा केजी के मसूर दाल का बोला पैकेट बनाकर और सेल करना चाहते हैं। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको मशीनरी लगेगा, इसके लिए पैकेट लगेगा, इसके लिए गम लगेगा जिससे उसको चिपकाया जाएगा, उस पर लेबल लगेगा और लेबर क्लास के लोग लगेंगे जो कि उस कन्वर्सन को कंप्लीट करेंगे। तो ये भी एक प्रोडक्शन का पार्ट ही कहलाता है, क्योंकि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रोडक्ट को कन्वर्सन कैसे हो रहा है, तो 50 केजी था उसको एक एक केजी या आधे आधे केजी के पैकेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस इस तरह के प्रोडक्शन के लिए आपके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी यहाँ पे प्रोविजन है प्रोडक्ट कन्वर्सन का, है ना, यहीं से काम हो जाएगा। लेकिन एक बड़े बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोडक्ट कन्वर्सन में, यहाँ पे जाना पड़ेगा, प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा। एक प्रोडक्शन में बेसिकली क्या पार्ट होता है, तो प्रोडक्शन में पार्ट होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट मिक्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है। और वो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो हमारे प्रोडक्शन का हमारा नया प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक बड़े पैमाने पर होता है, एक फैक्ट्री जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट मिलाकर और उन प्रोडक्ट को इस तरह से मिक्सअप होता है कि एक नया प्रोडक्ट बनता है और वो नया प्रोडक्ट फिर मार्केट में यूज होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है क्या, कि जैसे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन अच्छी चीज है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि सिरप है, सस्पेंशन है ना, सिरप है, सस्पेंशन है, और ये सिरप सस्पेंशन के जगह पे हमें हमें सिरप बनाना है, एग्जांपल ले लीजिए, और सिरप बनाना है और ये सिरप बनाना है और यहाँ पे सिरप बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लगेंगे और वो सारे प्रोडक्ट जो लगेंगे वो प्रोडक्ट आपको अलग अलग रॉ मटेरियल रहेंगे और वो रॉ मटेरियल बन के मिक्स होके पैकेट में कन्वर्ट होने के लिए पैकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक सीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके ऊपर लेबल लगेगा, उसके ऊपर कैप लगेगा। ये सारा एक्टिविटी होने के बाद वो एक सिरप का बॉटल तैयार होगा। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग का मेजर पार्ट हुआ, एक माइनर पार्ट है और एक मेजर पार्ट है। अब इसमें पॉइंट क्या होगा, इसमें पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो ये होगा कि रॉ मटेरियल परचेज होके आएंगे। तो जैसे ही रॉ मटेरियल परचेज होके आएंगे उनका क्यूसी होता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल परचेज होके आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है प्रोडक्शन करके तो ओके है, तब उसका क्यूसी होगा। प्रत्येक क्यूसी जो होगा ना उसका एक रिपोर्ट बनेगा। मान लीजिए कि अभी आपको सिरप बनना है और उसमें आपको एग्जांपल ले लीजिए कि अ, 1 क्विंटल शुगर खरीद के आया। तो 1 क्विंटल शुगर में से एक 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 जो लॉट आया उसमें से थोड़ा 50 ग्राम 25 ग्राम लेकर उसको टेस्ट किया जाएगा कि उसमें कहीं कोई डिफिकल्टी है कि नहीं है। और ये काम आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको क्यूसी बोलते हैं, क्वालिटी चेक बोलते हैं। क्वालिटी चेक के केमिस्ट वहां पे रहते हैं जो इंटीमेशन स्लिप को आपको इंटीमेशन स्लिप इंटीमेट करते हैं। फिर उसके बाद आपको उसी में रिलीज का स्लिप बनता है ना, प्रोडक्शन एनालिसिस का। अब इंटीमेशन स्लिप का टाइप है ये, है ना, तो यहाँ पे ज्यादा कंसर्न नहीं है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे। उसी तरह से प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का रिक्वेजिशन स्लिप बनता है, प्रोडक्शन का सेक्शन बनता है, कितने प्रोडक्शन के सेक्शन होंगे, प्रोडक्शन का ग्रुप बनता है, सब हम लोग देखते चले जाएंगे। ये सब मास्टर है, ज्यादा कंसर्न नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा अदर मास्टर बहुत सारे बनेंगे, है ना। अब अदर मास्टर में सारे मशीन को एक पर्टिकुलर बैच अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसका मशीन को क्लीन किया जाता है। उसके अलावा टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी है, डिपार्टमेंट है, मास्टर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसके मास्टर बनते हैं। तो ये सारा होने के बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनता है। अब ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे ये पार्ट है कि एक सीरियल नंबर है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा और कितना रॉ मटेरियल बनेगा, एक यूनिट बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा और कितना लगेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल का नेम आएगा, यहाँ पे उसका बैच साइज आएगा। कितने का बैच साइज आएगा भाई, तो 100 लीटर का आएगा।
100 लीटर में कितना पीस बनेगा, तो मान लीजिए 500 पीस बनेगा। मान लीजिए 200 लीटर का बनना है तो 200 ग्राम का अगर बनना है एक प्रोडक्ट, तो 500 आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा कि उसमें इन प्रोडक्ट कौन कौन सा लगेंगे, है ना, और उसका कितना क्वांटिटी होगा, और आउट प्रोडक्ट कौन सा होगा, उसका कितना क्वांटिटी होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट किस किस चीज का, ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके अलावा और प्रोडक्शन कॉस्ट होंगे, वो कौन कौन से प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे लगेंगे, है ना, लेबर कॉस्ट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, और भी बहुत सारी चीजें, तो वो सब प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे लगेगा। कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन यहाँ एंगेज होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ मास्टर बनाना पड़ेगा हम लोग, कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन एंगेज होगा यहाँ पे। ये एक पूरा प्रोटोकॉल बन गया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ये पूरा का पूरा वर्कआउट यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे चलिए आप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आया। अब यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो कौन सा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, कब कब स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट उसमें लगेगा, प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या है, जेनरिक वगैरह, सेल्फ लाइफ लाइफ वगैरह, ये सब इंफॉर्मेशन क्या है ना। उसके अलावा उसका बीएमआर है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड का नंबर है, बैच साइज क्या है, कितना बैच साइज, मतलब अगर 100 लीटर का बन रहा है तो 100 लीटर का बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि 100 लीटर नहीं, इस बार 1000 लीटर बने, हो सकता है 500 लीटर का बने। तो बैच साइज क्या है, बैच नंबर क्या है, प्रत्येक मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसका एक बैच नंबर डलाता है जिससे आइडेंटिफाई होता है, और इसी बैच नंबर से आगे काम, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या हो रहा है, उसका एक्सपायरी डेट क्या हो रहा है, और रिक्वायर्ड डिटेल क्या है, और रिपोर्ट डिटेल क्या है ना, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें, और उसका रिपोर्ट कौन कौन सा बनेगा। तो ये आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, है ना। एक बार क्लिक करके प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, अब उस sorry, ये प्रोटोकॉल हो गया, और उसका प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसी प्रोडक्शन के ग्राउंड पे रिक्विजिशन मिलेगा, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर बना रहता है तो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो प्रोडक्शन, अब उसके उस प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में वहां पे प्रोटोकॉल भी एंगेज हुआ। वो प्रोटोकॉल के ग्राउंड पे कौन कौन सा रॉ मटेरियल कितना पीस चाहिए, वो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और उसी के साथ उसका एआर नंबर वगैरह भी आ जाएगा। एआर नंबर क्या है भाई, तो एआर नंबर वो प्रोडक्ट का जो टेस्टिंग हुआ उसका एआर नंबर है, वो भी सब नीचे है इसमें, है ना। एनालिसिस रिपोर्ट है, रिलीज रिपोर्ट है, वो सब है इसमें ऑलरेडी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही है। रिक्वेशन स्लिप है, मैनुअल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एआर नंबर है, एनालिसिस रिपोर्ट नंबर हुआ, परसेंटेज क्या था, नेट वेट क्या था, टेयर वेट क्या था, ग्रॉस वेट क्या था। नेट वेट किसको बोलते हैं, अगर एक क्विंटल अगर चीनी है, तो 1 क्विंटल चीनी का अगर वेट करेंगे हम लोग, तो हो सकता है कि 99.5 केजी हो, और 500 600 700 उसका बोरे का कॉस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो टेयर वेट हो गया, ग्रॉस वेट कितना हुआ, है ना, और उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, पैकिंग क्या है, एआर, ये पूरा डिटेल आएगा। ये क्या हुआ, रिक्विजिशन हुआ। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो जब प्रोडक्शन की प्लानिंग होगी, तो उस प्रोडक्शन में कौन कौन सा मटेरियल कितना पीस लगने वाला है, वो पूरा का पूरा एक सीट बनेगा। और वो सीट आपको, sorry, वो सीट आपको प्रोडक्शन स्टोर के पास जाएगा, और स्टोर उतना मटेरियल दे देगा, और वो अपने पास रख लेगा। उसी तरह से रिक्विजिशन रिटर्न स्लिप है। अब एक बार प्रोडक्शन के लिए ले लिया गया सामान, और वहां पे पता चला कि एक 10 केजी का सामान आया था, उसमें से 9 केजी यूज हुआ, 1 केजी बच गया है। तो वो बच गया है, तो उसको रिटर्न किया जाता है यहाँ से, वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन स्लिप, यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब जब प्रोडक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ से रियली स्टॉक माइनस हो गया, लेकिन स्टॉक रियल माइनस नहीं हुआ है वो। जब ये प्रोडक्शन कंप्लीट होगा तब यहाँ पे स्टॉक माइनस होगा, है ना। अभी प्रोडक्शन जो कंप्लीट होगा वह यहाँ पे प्लान फॉर प्रोडक्शन, बैच नंबर वगैरह सब डिटेल वहां से उठ के आएगा, और ये इन क्वांटिटी कितना लगा और आउट कितना हुआ, और उसके बाद उसमें प्रोडक्शन का लॉस परसेंटेज कितना हुआ, रिजेक्शन क्वांटिटी हुआ, ये सारा डिटेल यहाँ पे डलना शुरू हो जाएगा। और डलने के बाद ये आपको प्रोडक्शन इसका कंप्लीट होगा। और जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, उस पर मैनुअल प्रोडक्शन एंट्री भी कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट प्रोडक्शन भी कर सकते हैं।
उसके एक साथ में प्लानिंग है, प्रोडक्शन प्लानिंग भी है। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? तो अगर हम पूरे पूरे साल का, चाहे अगले 3 महीने का, अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर देते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पे इतना इतना बनना है। मान लीजिए कि अभी अगस्त मंथ चल रहा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मान लीजिए 3 महीने का प्लानिंग कर देते हैं। अगर इसमें अपडेट कर देंगे कि मैं ये प्रोडक्ट इतना पीस बनाऊंगा, ये प्रोडक्ट इतना पीस बनाऊंगा, तो उसके हिसाब से हमको रिपोर्ट मिल सकता है कि हमको कौन कौन सा रॉ मटेरियल कितना कब चाहिए होगा, किस मंथ में हमको कितना रॉ मटेरियल हमारे पास रेडी होना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रोडक्शन करना है, कल प्रोडक्शन करना है, और उसमें से कोई एक रॉ मटेरियल अगर नहीं रहा, स्टॉक नहीं रहा, किसी भी रीजन से घट गया, तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है। और प्रोडक्शन रुक गया मतलब समझिए कि काफी काफी वो आपको कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए पूरा लैब वगैरह सब कुछ रेडी है, लोग रेडी है, और पता चला कि एक रॉ मटेरियल 10 केजी या 20 केजी का कोई 500 1000 रुपए का रॉ मटेरियल था, और उस रॉ मटेरियल के नहीं रहने की वजह से प्रोडक्शन रुक गया, है ना। ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है आप लोग काम कीजिए, थोड़ा 1 घंटा में ले आते हैं तो बाद में डाल देंगे, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ठीक है काम कीजिए, 6 बजे तक प्रोडक्शन फिनिश होने वाला है तो ये 9 बजे तक होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि लेबर रुक नहीं सकते हैं। तो आपको प्रोडक्शन में आपको इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे कि आपका रॉ मटेरियल सब अवेलेबल होना चाहिए, तो प्लानिंग डाल के और उसके अंदर रॉ मटेरियल को हम लोग काम कर सकते हैं। उसके अलावा बीएमआर का स्टेप्स है। बीएमआर का स्टेप्स क्या है? तो आपको फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है कि जिसमें बीएमआर स्टार्ट होगा, उसके बाद उसका प्रोसीडियर, ये बेसिकली मैनुअल वर्क है। और लोग जो वहाँ पे प्रोडक्शन करते वक्त जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, वही सब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए दिया हुआ है, जनरली बहुत लेस यूज होता है। उसके बाद एनालिटिकल रिपोर्ट है, किसी डिपार्टमेंट है, इंटीमेशन स्लिप होगा, तो उसका टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट बनेगा, पैकिंग मटेरियल का टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट बनेगा, और क्यूसी का बनेगा टेस्ट एनालिसिस, तीनों का टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट बनेगा। डीएम वाटर मैनेजमेंट है, तो डीएम डिस्टिल वाटर है। वहां पे जब प्रोडक्शन होता है और बड़ा बड़ा प्रोडक्शन फैक्ट्री होती है, तो वहां पे नॉर्मल वाटर नहीं यूज किया था, वाटर को पंप करके और उसको डिस्टिल वाटर में, शुद्ध वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और शुद्ध वाटर में कन्वर्ट करने के बाद ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारा काम होता है ना। तो शुद्ध वाटर भी कितना कितना बना, कितना कंज्यूम हुआ, इसका भी रिकॉर्ड हम लोगों को, मैंने प्रोडक्शन टीम को रखना पड़ता है, तो उसकी एंट्री यहाँ से होती है। उसके अलावा एक रिलीज ऑर्डर है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट सब कुछ पैक हो गया, उसके बाद उसको रिलीज करना होता है। तो रिलीज करने का ये यहाँ पे है, एक रिलीज नोट बनेगा, और जब रिलीज होगा तो ये स्टॉक में जाकर प्लस हो जाएगा, वहां से बिकना शुरू हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ये रिपोर्ट है, लिस्टिंग रजिस्टर है। अब यहाँ पे सारा सारे रजिस्टर्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन का सारा रिपोर्ट है ना। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग का सारा रिपोर्ट है, स्टॉक का जितना भी रिपोर्ट चाहिए, सिंगल लेजर, ग्रुप लेजर, सेल्स इन स्टॉक स्टेटमेंट और ग्रुप का है ना। तो ये एक मोटा मोटी, बहुत रेयरली आप लोगों को मिलेगा प्रोडक्शन। आप लोगों को जो प्रोडक्शन फील्ड में मिलेगा वो आपको कन्वर्सन से ही काम हो जाएगा, प्रोडक्शन कन्वर्ट से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी आपको प्रोडक्शन मिलता है, तो आप अपने फील्ड में बोल सकते हैं कि यहाँ सर हमारे सॉफ्टवेयर में प्रोडक्शन होता है, और ये प्रोडक्शन का पूरा एक पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एनालिटिक्स के रिपोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा हम लोगों को समझना होगा कैसा रिपोर्ट्स बनता है ये। अभी जैसे एक रिपोर्ट मैं ले लेता हूँ, ये रिपोर्ट है ना। इस रिपोर्ट के अंदर एनालिटिक्स का एक रिपोर्ट है ना। तो एक रिपोर्ट मैं लेता हूँ, अब यहाँ से भी खोलेंगे हम लोग, जैसे यहाँ से मैं खोलता हूँ, देख एग्जाम्पल ले लीजिए, अब मैं खोल रहा हूँ, है ना। यहाँ रिपोर्ट आ गया, और देखिए यहाँ का एनालिटिक्स का रिपोर्ट है, देख रहे हैं ना आप लोग। इसको क्लिक करेंगे ना, तो इस रिपोर्ट को एनालिटिक्स के फॉर्मेट में वो शो करेगा, है ना। इसको एनालाइज करके समझने के फॉर्मेट में शो करेगा, है ना। यहाँ से भी जा सकते हैं। कितने रिपोर्ट है एनालिटिक्स के? देखिए इन्वेंट्री के अंदर एक 4 5 रिपोर्ट है, स्टॉक के अंदर एक रिपोर्ट है, कलेक्शन के अंदर है, और अकाउंट्स के अंदर 2 है। मैं इसके अंदर में एक कंपनी एनालिटिक्स में चलता हूँ, है ना। यहाँ से भी ओपन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट आ गया, सिंपल सा रिपोर्ट है ना। अब हम लोग चलते हैं
एक एक इसी को खोलते हैं, थोड़ा बड़ा खोल देते हैं ना। मैं डाटा देख लेता हूँ कितना बड़ा डाटा है, कब का डाटा है। 6 का डाटा है ना, छठे महीने का डाटा है, मैं छठे महीने का डाटा। एनालिटिक्स आ गया, अब इस पर क्लिक करेंगे, डाटा दिख रहा है हम लोगों को। एक डाटा, इस डाटा को भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस डाटा को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स से क्या कर रहा है आपका। अब देख लीजिए यहाँ पे DWM रिपोर्ट है, टोटल मूवमेंट रिपोर्ट है, कितना मूवमेंट हुआ है, ये फिगर है। टोटल कंपनियां कितनी है, 61 कंपनी। एक्टिव डेज कितना है, 10 डेज है। टॉप कंपनी कौन सी है, ITC कंपनी है। आपको समझना है, जस्ट देखते जाइए डाटा। टॉप कंपनी का रेशियो कितना है, तो 20% है। एवरेज एक्टिव डे कितना है, ये है। मीडियम एक्टिव डेज कितना है ना। डेली वोलाटिलिटी कितना है, ये है। अब देखिए इसी से समझ में आएगा कंपनी का कंट्रीब्यूशन कैसे है। ITC का 24% है ना। एवेंटिस का 20% है। इस तरह से करके यहाँ पे आपको डाटा दिखा रहा है। तो एक आइडिया मिल गया, जो 4-5 कंपनियों को दिखा रहा है, बाकी छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेयर परसेंटेज दिखा रहा है ना। एक्टिव डेज कितना दिखा रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखा रहा है। तो सारे कंपनियों का दिखा रहा है। अब डेली ट्रेंड क्या है, तो डेली ट्रेंड चूंकि करोड़ में जा रहा है, इसीलिए फ्लैट हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे डेट वाइज दिखा रहा है ना। 4 तारीख अच्छा था, 10 तारीख कुछ कम था, 12 तारीख, है ना। देख रहे हैं ना आप लोग। मंथली मूवमेंट क्या है, तो मंथली मूवमेंट तो फ्लैट है, बड़ा फिगर चला गया। सिटी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एक ही सिटी से आ रहा है, अननोन दूसरा ऐसे, तो इसीलिए सिटी कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन ये देखिए, है ना। देख रहे हैं ना आप लोग। अब इससे क्या हो रहा है कि आपको करीब करीब अच्छा खासा इंफॉर्मेशन इस डाटा से मिल गया। एक दूसरे रिपोर्ट में चलते हैं, जैसे इसमें हम चलते हैं, है ना। DWM पार्टी रिपोर्ट देख लिया जाए, ये रिपोर्ट कैसा खुलता है। एक रिपोर्ट आ गया। अब इसको एनालिटिक्स रिपोर्ट में चलते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, है ना। पार्टी आ गई यहाँ पे, कौन पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है, और उसका परसेंटेज शेयर सब आ रहा है ना। इस तरह से क्या हुआ कि आपका एनालिटिकल रिपोर्ट बिल्ट हो गया। मतलब आपको बहुत इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हैं, बहुत डाटा को समझने, मतलब डाटा को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। एनालाइज किया हुआ डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। और इस प्रेजेंटेड डाटा को आप आराम से बैठ के देख के समझ सकते हैं कि हाँ, मेरा मेरा स्थिति क्या है, मैं कैसा, मैं कैसा बिजनेस कर रहा हूँ, और कैसा काम हो रहा है ना। तो इस तरह से एनालिटिकल रिपोर्ट्स है। और दूसरे रिपोर्ट्स को देख सकते हैं हम लोग, जैसे एनालिटिकल
सेल बिल ऑल करके एक देख सकते हैं रिपोर्ट। ठीक है। अब जहां जिस रिपोर्ट में एनालिटिक्स होगा ना, वो एनालिटिक्स वाला बटन यहाँ आ जाएगा। यहाँ कुछ एरर आ रहा है ना, तो छोड़ देते हैं। इसके अलावा कलेक्शन है, अकाउंट्स है ना। कलेक्शन का एक रिपोर्ट देख लेते हैं कहीं इसके लिए। रिपोर्ट बड़ा है, टाइम लग रहा है। थोड़ा सा रिपोर्ट एक कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट है, चल रहा है। एक बिल के अंदर मल्टीपल कंपनियों का प्रोडक्ट बिकता है, और ये रिपोर्ट क्या करता है कि उस बिल का जितना पेमेंट आया, मान ली कि एक बिल 10,000 रुपये का बना, उसमें तीन कंपनी है, C1 C2 एंड C3। और C1 का 50% प्रोडक्ट उस बिल में गया है, और C2 का 25% गया है, और C3 का 25% गया है। तो ये क्या करता है कि उस बिल का 10,000 रुपया का बिल है, और उस बिल का अगर 5,000 रुपया आया, तो C1 C2 C3 तीनों को वो, ये क्या करता है कि तीनों को बराबर बराबर कलेक्शन का सीट दे देता है। और उसके हिसाब से यहाँ ग्रॉस पेड दिखाना शुरू कर देता है। 3M का कितना बिल हुआ, उसका पेड कितना, ऐसे करके दिखाता है। तो वो थोड़ा सा लंबा रिपोर्ट है, ये थोड़ा समय लग सकता है। तो ये बिल टू बिल है, एक बिल के अंदर किस किस कंपनियों का माल गया और उनको क्या पेमेंट आया, इससे बिल टू बिल पेमेंट क्लियर हो जाता है। मान लीजिए कि एक 10 नंबर बिल है। पार्टियां क्या करती हैं, 10 नंबर बिल होता है। 10 नंबर बिल, मान लीजिए कि कोई पार्टी तीन बिल लेके गई, 10 11 12, और 10 का माल उसको बिक गया, एक मोटा मोटी। तो 10 का माल बिक गया तो 10 का पेमेंट कर देगा। लेकिन 11 नंबर बिल में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नहीं बिक रहा है, तो उसका बिल रोक के रखेगा। 12 नंबर में कोई ऐसा है जिसका 50% प्रोडक्ट बिल गया, 50% पे कर देगा। तो इस तरह से करके वो क्या करता है, बिल टू बिल पेमेंट होता है, जो बिल बिक गया उसका पेमेंट क्लियर कर देता है। तो उसी तरह से बिल टू बिल पेमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्ट हो जाता है कि बिल टू बिल आपका पेमेंट यहाँ पे आ सकता है। और उसी हिसाब से कंपनियों का पेमेंट क्लैरिफाई हो जाता है कि कौन कंपनी है, कितना माल बिक रहा है, और उनका कितना कलेक्शन आया। मैं इसको बंद करता हूँ।
ठीक है, इसको चलने दीजिए, अभी हम लोग एनालिटिक्स रिपोर्ट चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, सेल्समैन वाले रिपोर्ट। यहाँ पे भी एनालिटिक्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे सेल्स समरी है, देखते हैं ये रिपोर्ट खुल रहा है कि नहीं। कोई फिगर इसमें नहीं है, इसीलिए इसको सेल्समैन वाइज को देखना थोड़ा मुश्किल होगा। एनालिटिकल रिपोर्ट के फॉर्मेट में नहीं ला पाएगा ये, है ना। अब यहाँ पे रिपोर्ट, अब वो रिपोर्ट अभी हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, बैक टू रिपोर्ट जाएंगे तो दिखेगा। लेकिन ये देखिए, अब ये रिपोर्ट में क्या है, ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग, ये फिगर दे दिया। अब उसके बाद सेल्स बाई कंपनी, कौन कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे फिगर आप दे दिया है। अब उसके बाद है परचेज का शेयर, सेल्स का शेयर, ये फिगर आपको यहाँ दे रहा है। इसके बाद परचेज वर्सेस सेल्स का फिगर दे रहा है ना, क्वांटिटी मूवमेंट दे रहा है। यहाँ देखिए फिर परचेज सेल्स ये सारे फिगर परसेंटेज में आ रहे हैं, है ना। परचेज सेल का कन्वर्सन इस तरह से करके, इन्वेंट्री का आपको क्लोजिंग स्टॉक का कंपनी वाइज एक ग्राफ दे दिया, यहाँ से इजी दिख रहा है। एक एक चीज क्या हुई कि आपको फिगर दिखेगा, दूसरा आपको ग्राफ के फॉर्मेट में दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक टू सेल्स रेशियो, है ना। यहाँ देख लीजिए आप, क्या क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स कलेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग का रेशियो, है ना। इस तरह से करते हुए जितने भी डाटा है उसको अलग अलग शेप में लाके और एक ग्राफ के फॉर्मेट में यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे क्लोजिंग करके टोटलिटी में फिगर दे दिया। तो अब अगर कोई बिजनेसमैन अगर ये रिपोर्ट देखते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि हाँ ये रिपोर्ट का क्या मीनिंग है। और इस रिपोर्ट से एक मोटा मोटी वो एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ हमारा बिजनेस कैसा है, क्या चल रहा है इस कंपनी का। ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट ऑल एसओपीसी, एसओपीसी मतलब सेल्स ओपनिंग, परचेस, क्लोजिंग है। तो सेल्स ओपनिंग, मेरा ओपनिंग क्या था, सेल्स क्या, परचेस क्या हुआ, सेल्स क्या हुआ, क्लोजिंग क्या है। तो ये कंपनी वाइज एनालिसिस है और इसको लोग देख सकते हैं आराम से। तो आपको यहाँ पे जब आप हैं तो आपको यहाँ सारा डाटा दिख रहा है। लेकिन यही जब आप यहाँ से जब आप पहुंच जाते हैं कहाँ पे, जब आप ग्राफ के फॉर्मेट पे पहुंचते हैं तो वहां पे आपको अलग तरह से डाटा दिखना शुरू हो जाता है ना। और वो जो अलग तरह से डाटा दिखता है उससे आदमी इवेलुएट कर सकता है कि हाँ क्या पोजीशन है, कहाँ कौन सा चीज अच्छा है। अगर दो दो भी नॉलेज अगर वहां से हमें मिल गया कि हाँ चीजें ठीक है, तो वो ठीक है, चलेगा उसको। तो इस तरह से करके आपको इसके अलावा और भी रिपोर्ट आप इसमें देख। कलेक्शन रिपोर्ट देखते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही सेल्समैन है इसीलिए यहाँ पे फिगर प्रॉपर आ नहीं रहा है, क्योंकि उस दिन का फिगर इसमें नहीं है ना, तो इसलिए फिगर यहाँ पे नहीं आ रहा है।
लेकिन हम लोग यहाँ से एनालिटिक्स का बहुत सारा रिपोर्ट देख सकते हैं बैठ के। इसमें कोई डाटा नहीं होने की वजह से ठीक है। टेरिटरी मैनेजमेंट में भी शायद कुछ सेल्स एनालिटिक्स का रिपोर्ट लिखे गए हैं, यहाँ भी है टेरिटरी में। अब मंथली ओवरऑल वर्सेस एनालिसिस को एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं हम लोग, इसी को खोलिए देखिए लिखे जा रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा समझना है कि एनालिटिक्स का रिपोर्ट बेसिकली है क्या, कैसे एनालिटिक्स का रिपोर्ट को हम लोग समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को। अब यहाँ पे डाटा आ गया, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, जो फिगर है सब यहाँ पे सामने ग्राफ के फॉर्मेट में, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आ गया। अब इसको यहाँ दिखा जा सकता है ना। तो ये रहा हम लोगों का एनालिसिस का रिपोर्ट। ऑलरेडी एडवांस रिपोर्ट हम लोग देख चुके हैं, प्रोडक्शन फिनिश हो गया आज हम लोगों का। अभी ये ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से कि सेक्टर वाइज ट्रेनिंग चलेगा। सेक्टर वाइज ट्रेनिंग में अब इस सॉफ्टवेयर को अगर होलसेलर यूज करेंगे तो क्या क्या करेंगे, रिटेलर यूज करेंगे तो क्या क्या काम करेंगे, है ना। उसके अलावा आपको ये कंपनी यूज करेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर यूज करेंगे तो क्या, ये एफएमसीजी में दो तरह के लोग होते हैं वो यूज करेंगे। इसके ऊपर हम लोग कल से स्टडी करना शुरू करेंगे और समझेंगे। और कल मैं आप लोगों से बात भी करता हूँ डिटेल और कैसे हम लोग फील्ड में भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।